Good morning, all dear students. You are most welcome in online class in Bansur PG College, Bansur. MSc previous physics पेपर इलेक्ट्रॉनिक्स और आज का अपना टॉपिक है ट्रांजिस्टर एज ए स्विच। ट्रांजिस्टर एक स्विच की भांति कार्य करता है, इसको आपको समझाना है। कैसे करता है, कब करता है, किन किन परिस्थितियों में ट्रांजिस्टर एक स्विच की भांति काम करता है। तो ये जो पूरी प्रोसेस है ये आपको समझानी है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा भी जाता है, 3 नंबर में क्वेश्चन आता है कि ट्रांजिस्टर एक स्विच की भांति काम करता है कैसे। तो इसको आज हम समझेंगे। इससे पहले हम ट्रांजिस्टर की जो ऑपरेटिंग रीजन्स है, ट्रांजिस्टर का जो ऑपरेशन है उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे, क्योंकि उसके बिना स्विचिंग करैक्टरिस्टिक्स आपको समझ में नहीं आने वाला। तो पहले तो हम बात करते हैं स्विचिंग करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ए ट्रांजिस्टर, जो कि आज का अपना टॉपिक है। स्विचिंग करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ए ट्रांजिस्टर। एक ट्रांजिस्टर एक स्विच की तरह कार्य करता है और इसको आपको समझाना है। पहले हम ये देख लें कि स्विच क्या है और उसकी तरह ट्रांजिस्टर काम करेगा। स्विच क्या है? एन आइडल स्विच इज वन विच ऑफर्स इनफाइनाइट रेजिस्टेंस व्हेन ओपन। जब स्विच ओपन है तो वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करता है, एंड जीरो रेजिस्टेंस व्हेन क्लोज्ड। और जब स्विच क्लोज्ड है तो जीरो रेजिस्टेंस देता है। तो स्विच क्या है? जब ओपन है तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करता है और जब क्लोज्ड है तो जीरो रेजिस्टेंस ऑफर करता है। कंसिडर द केस ऑफ ए ट्रांजिस्टर इन कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन विद ए स्टेप इनपुट वोल्टेज V in अप्लाइड एट द बेस। अब ट्रांजिस्टर के लिए हमें देखना है तो हम एक ट्रांजिस्टर कंसिडर करते हैं और वो ट्रांजिस्टर में भी इमीटर को कॉमन कर दीजिए। तो कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन जिस पर इनपुट वोल्टता आपको अप्लाई करनी है, और वो कौन सी है? स्टेप इनपुट वोल्टेज, जैसे कि इस चित्र में दर्शाया गया है। ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा। ट्रांजिस्टर को स्विच की तरह यूज किया गया है। तो इसमें क्या किया है? ट्रांजिस्टर है जिसके 3 टर्मिनल हैं, बेस, इमीटर और कलेक्टर। 3 टर्मिनल हैं, बेस, इमीटर और कलेक्टर और इमीटर। इनपुट आधार पर लगाया है बेस पर, जिसके लिए इनपुट प्रतिरोध हमने R इन लगाया है, और इमीटर को ग्राउंडेड किया गया है। अब ग्राउंडेड कर दिया, इसका मतलब 0 वोल्ट हो गई यहाँ पर। कलेक्टर VCC से जुड़ा हुआ है, +5 वोल्ट हो सकता है, और यहाँ पर लोड प्रतिरोध RL, यहीं पर हम ले रहे हैं आउटपुट। ये एक ट्रांजिस्टर था और इसकी स्विचिंग करैक्टरिस्टिक्स हम बताएंगे। ये ट्रांजिस्टर है, इसमें क्या किया है? आधार को इमीटर से जोड़ा गया है और इसको ग्राउंडेड भी किया है ना। अब देखिए ये स्विच की तरह कैसे काम करेगा। स्विच ऑन हो सकता है या फिर ऑफ, 2 अवस्था है। ट्रांजिस्टर स्विच कैन बी यूज्ड टू स्विच ए लो वोल्टेज DC डिवाइस। एग्जाम्पल के लिए LEDs ऑन। भाई यहाँ पर आउटपुट की जगह हम क्या लगाएंगे? LEDs लगा देंगे। ज़्यादा वोल्टेज वाली डिवाइसेज यहाँ हम लगाएंगे तो कामयाब नहीं होंगी। तो यहाँ लो वोल्टेज की जो डिवाइसेज हैं, DC डिवाइसेज जैसे कि LED, ये हम लगा सकते हैं। और ये LED ऑन है या फिर ऑफ है, इस आधार पर हम देखेंगे कि ट्रांजिस्टर सैचुरेशन रीजन में है या फिर कट ऑफ रीजन में है। वह ट्रांजिस्टर की जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, या फिर ये कहें कि ट्रांजिस्टर का ऑपरेशन 2 प्रकार से, एक तो 3 रीजन होते हैं वैसे, एक कट ऑफ रीजन, सैचुरेशन रीजन और एक है एक्टिव रीजन। तो ट्रांजिस्टर कट ऑफ में है, सैचुरेशन में है, कौन से रीजन में है वो हमें पता लगेगा इस आउटपुट पर जुड़ी हुई LED से कि LED ऑन है या फिर ऑफ है। इस आधार पर ये हमें पता चलेगा। तो ये ट्रांजिस्टर कट ऑफ रीजन में होगा
तो फिर इसमें से होकर के करंट का फ्लो नहीं होगा। ये ट्रांजिस्टर सैचुरेशन रीजन में होगा तो इसमें से करंट फ्लो होगा। अब कब ये सैचुरेशन में होगा, कब कट ऑफ रीजन में होगा, ये हमें देखना है। तो मान लीजिए जब इसमें से करंट का फ्लो होगा तो फिर इसको ऐसा लिख सकते हैं। दूसरा डायग्राम बनाया VCC, RL भी आउटपुट है और ये पूरा ट्रांजिस्टर वाला सर्किट यहाँ है। इसको सीधा हम ये कह दें कि भाई इसमें से करंट फ्लो होगा तो ये सर्किट जुड़ा हुआ माना जा सकता है, और करंट फ्लो नहीं होगा तो ये सर्किट खुला रहेगा, यहाँ से तो ओपन स्विच इसको कह देंगे। और करंट फ्लो होगा इसका मतलब ये स्विच क्या है, क्लोज्ड है। एक ही बात है ना। देखो पहले हम ऑपरेटिंग रीजन्स की बात कर लें ट्रांजिस्टर के लिए। ऑपरेटिंग रीजन्स, तो इसके लिए आपने लोड लाइन, कंसेप्ट ऑफ लोड लाइन, ये एक टॉपिक पढ़ा और BSc में चलता है इलेक्ट्रॉनिक्स में, लोड लाइन वाला। और इस लोड लाइन में हम क्यू पॉइंट भी देखते हैं, ऑपरेटिंग पॉइंट्स जहाँ पर इस ट्रांजिस्टर को ऑपरेट किया जा सकता है। देखो जब हमने ग्राफ बनाया एक तो कलेक्टर करंट IC में और दूसरा कलेक्टर और इमीटर के बीच की जो वोल्टता है VCE में। तो IC और VCE के बीच हमने ग्राफ बनाया। यहाँ पर IC का जो मान है वो मैक्सिमम है, कितना, VCC बटे RL। भाई VCC क्या है, कलेक्टर पर जो वोल्टता हमने जोड़ी है। लोड प्रतिरोध क्या है, RL, तो VCC वोल्टता बटे प्रतिरोध क्या हो जाएगी, वोल्टता बटे ये RL, ये VCC वोल्टता बटे प्रतिरोध। करंट होगी तो ये IC हो जाएगी, कलेक्टर में इससे बहने वाली करंट। मैक्सिमम यही होगा। अब इसमें से कुछ वोल्टता कम होगी, भाई इन दोनों के बीच की जो वोल्टता है वो इसमें से कम हो जाएगी, तो करंट भी क्या हो जाएगी, कम। अब ये वोल्टता बढ़ेगी तो करंट क्या होगी, घटेगी। पर ये मैक्सिमम है। अब VCE जो है इमीटर और कलेक्टर के बीच की वोल्टता, ये वोल्टता यहाँ पर क्या है, 0, क्योंकि ये वोल्टता इस तरह बढ़ रही है ना, तो यहाँ VCE 0 है। तो VCE 0 है तो फिर IC क्या हो जाएगा, मैक्सिमम VCC बटे RL। कब, जब VCE क्या है, 0 है। तो यहाँ तो IC का मान मैक्सिमम है। दूसरी साइड हम देखते हैं कि भाई VCE का मान इस तरफ बढ़ रहा है और VCE को बढ़ाते जाएंगे। एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि VCE का मान VCC के बराबर हो जाएगा। तो VCC माइनस VCE बटे RL, यही तो होता है करंट IC। पूरा फॉर्मूला देखें तो अब ये दोनों VCC और VCE बराबर हो जाएंगे तो फिर ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा तो IC क्या हो जाएगा, 0। तो करंट IC जो है वो मैक्सिमम है यहाँ पर, और 0 कहाँ हो जाएगी, ये तो मैक्सिमम, और यहाँ आकर के करंट हो जाएगी 0, क्योंकि यहाँ पर VCE और VCC क्या हो गए, बराबर हो गए। कलेक्टर पर जो वोल्टता है वही इमीटर और कलेक्टर के बीच में वोल्टता है, VCE इक्वल टू VCC। तो करंट IC 0। क्लियर। तो ये यहाँ करंट मैक्सिमम है और यहाँ करंट मिनिमम है, बस 0 हो सकती है मिनिमम करंट। इसके अलावा जो वक्र हमने बनाए थे IB और IC में, यहाँ आओ VCE और IC में IB बराबर 0 के लिए ये ग्राफ आया था आपके पास। फिर IB की वैल्यू चेंज कर दो और बदलते रहो IB की वैल्यूज, जैसे जैसे बदलेंगे ग्राफ इस प्रकार से आपको प्राप्त हुआ था। तो यही तो ग्राफ आपके पास आया था। अब मैं दोबारा से बना करके नहीं बताऊंगा, केवल ये बता रहा हूँ कि ऐसा हमारे पास आया था। तो ये ग्राफ बना था, इसमें यहाँ IB का मान 0 है, तो IB का मान 0 से कम के लिए ये जो रीजन है IB का मान जिसमें 0 से भी कम है, इसके लिए ये ट्रांजिस्टर वर्क नहीं करता, कार्य नहीं करेगा। इस ट्रांजिस्टर में से होकर के किसी भी प्रकार की धारा का प्रवाह नहीं होगा, क्योंकि धारा तो आउटपुट जो धारा है VCC बटे RL वो इसके लिए या इससे कम के लिए क्या होगी, 0 होगी।
तो IB का मान जब 0 है तो फिर IC का मान भी 0 ही आ जाएगा, या फिर बहुत कम होगा। ये कह दें कि भाई इसमें से जो करंट है वो फॉलो नहीं होगा आउटपुट पर। फिर जैसे जैसे IB का मान बढ़ाएंगे तो ये ग्राफ आपके पास आता जाएगा। अब दूसरा ग्राफ का एक क्षेत्र ये भी आपको प्राप्त हो रहा है। इस क्षेत्र को हम बोलते हैं, यहाँ पर VCE जो है ये बहुत कम बढ़ता है, क्योंकि VCE IC को कम करता है ना। VCC माइनस VCE/RL होता है फॉर्मूला। तो VCE बढ़ता है तो IC घटता है। अब यहाँ पर VCE की एक फिक्स वैल्यू है जो कि ट्रांजिस्टर के लिए होती है, कलेक्टर और इमीटर के बीच की बोलता है, उसको बढ़ाया जाता है। तो ये VCE है, इससे कम नहीं हो सकता इसकी वैल्यू। तो यहाँ के लिए यहाँ तक इसको बता दें अपन, ये जो रीजन आता है अपना, ये जो रीजन है ट्रांजिस्टर के लिए, ये सैचुरेशन रीजन है कि VCE कम है तो ट्रांजिस्टर काम करता रहेगा, VCE बढ़ जाएगा तो फिर काम क्यों करेगा। तो आपके पास यहाँ 3 क्षेत्र प्राप्त हो रहे हैं। एक रीजन तो ये रीजन, एक ये रीजन और एक ये पूरा रीजन। इस रीजन के लिए ये जो छायांकित भाग है, इसके लिए ये ट्रांजिस्टर वर्क नहीं करता है, इसमें ये ऑफ स्टेट में होगा, काम नहीं कर रहा। इसको हम बोलते हैं कट ऑफ रीजन, ट्रांजिस्टर फुली ऑफ। दूसरा रीजन ये रीजन जो है, इस रीजन में ट्रांजिस्टर है जो काम करता है, इसको सैचुरेशन रीजन कहते हैं। यहाँ ट्रांजिस्टर फुली ऑन स्टेट में होगा। एक रीजन है एक्टिव रीजन। कौन सा रीजन है ये? इनके अलावा जो भी बच गया ये सारा एक्टिव रीजन है। एक्टिव रीजन में ट्रांजिस्टर सक्रिय रूप से काम करता है, सही तरीके से चलता है, कोई दिक्कत उसको नहीं है। भाई ये इसलिए बनाया है कि हम ट्रांजिस्टर को उस क्षेत्र में चलाना चाहते हैं जिससे वोल्टता या धारा में थोड़ा बहुत परिवर्तन भी हो जाए तब भी वो काम करता रहे। जैसे कि इस बाउंड्री पर जो वोल्टता या धारा है ये हम ट्रांजिस्टर पर अप्लाई कर दें और उसमें से कोई कमी या अधिकता हो जाए तो फिर सीधा ये कमी हो जाए तो इस रीजन में आ जाएगा ना, ट्रांजिस्टर काम करना बंद कर देगा कि नहीं कर देगा। और यदि इस पॉइंट, इस बाउंड्री की जो वैल्यूज हैं इस पर हम ट्रांजिस्टर को चलाते हैं तो फिर थोड़ा सा भी चेंज होता है तो ये इधर वैल्यूज जा सकते हैं, तो सैचुरेशन रीजन में चला जाएगा। तो हमें ट्रांजिस्टर को कहाँ चलाना है? जहाँ पर ये बिना किसी नुकसान के और सही तरीके से कार्य करता रहे, चलता रहे। इसके लिए जो उपयुक्त क्षेत्र है वो कौन सा है? एक्टिव क्षेत्र, सक्रिय क्षेत्र है। तो ये लो सा सक्रिय क्षेत्र। जो प्रचालन बिंदु है, ऑपरेटिंग पॉइंट, जिसको क्यू पॉइंट हम कहते हैं, अर्थात वोल्टता और धारा का मान जो इनपुट पर हम अप्लाई कर रहे हैं या रख रहे हैं, जिस पर इस ट्रांजिस्टर को हमें चलाना है, वो मान इस क्षेत्र में होना चाहिए, जिससे कि उसमें थोड़ी बहुत अधिकता या फिर उसमें कोई कमी होती है तो भी ये ट्रांजिस्टर काम करता रहेगा। क्लियर? तो ये ऑपरेटिंग रीजन्स थे। अब हमें ट्रांजिस्टर को देखना है कि स्विच की भांति कम काम करेगा। देखो, अब हम इस ट्रांजिस्टर की बात कर लेते हैं। ये लो साहब, आपका ट्रांजिस्टर है, यही तो ट्रांजिस्टर था। यहाँ पर ये इनपुट वोल्टता है V इन और VCC, ये R इन, V आउटपुट और EC और RL। इसी को हमने इस रूम में लिखा है। भाई यहाँ पर यदि आधार पर वोल्टता का मान कम है, क्योंकि ये ट्रांजिस्टर कौन सा है? ये ट्रांजिस्टर NPN ट्रांजिस्टर। कौन सा है? NPN ट्रांजिस्टर है। आपको इस करंट की डायरेक्शन से पता चला कि ट्रांजिस्टर कौन सा है? NPN। ये जो आधार भाग है, ये P भाग है, इस पर वोल्टता हम कम लगाएंगे तो फिर ये ट्रांजिस्टर कौन सी बाइस में चला जाएगा? रिवर्स बाइस में। ये जो PN जंक्शन इसका है, ये EB जो संधि है, EB जंक्शन, ये रिवर्स बाइस में हो जाएगा। पूरा ट्रांजिस्टर जो है वो कट ऑफ रीजन में चला जाता है। कट ऑफ रीजन में चला जाएगा तो इसमें से होकर के करंट का फ्लो होगा कि नहीं होगा? कट ऑफ रीजन में, कट ऑफ रीजन में नहीं होगा। और यदि ये ट्रांजिस्टर ऑन स्टेट में हो, जैसे कि ये कह दें भाई यहाँ पर जो वोल्टता है, इनपुट वोल्टता,
वो ज़्यादा है। किससे? इन दोनों के बीच की जो वोल्टता है वी बी और ई के बीच जो वोल्टता है, इस वोल्टता से ज़्यादा हो। कौन सी वोल्टता? इनपुट वोल्टता। और ये वोल्टता होती है इस ट्रांजिस्टर के लिए 0.7 वोल्ट, ज़्यादा नहीं है। इससे ज़्यादा है तो फिर ऐसी स्थिति में ये पी भाग जो है वो पॉजिटिव से जुड़ा हुआ माना जा सकता है। मतलब ई बी जो जंक्शन है वो फॉरवर्ड बायस में हो गया। तो फिर ये जो ट्रांजिस्टर है इसकी एक संधि अगर बायस में हो गई, दूसरी संधि भी, क्योंकि ये भी इससे जुड़ा हुआ है तो ये भी अगर बायस में हो जाएगी। तो इस ट्रांजिस्टर के लिए दोनों संधियाँ फॉरवर्ड बायस में हो गई तो ये सैचुरेशन रीजन में चला गया। सैचुरेशन रीजन का मतलब यही तो है कि ई बी संधि और सी ई संधि, या फिर ये कहते हैं कि इनपुट संधि और आउटपुट जंक्शन दोनों ही फॉरवर्ड बायस में हो, तो फिर हम इसको कहेंगे कि ये ट्रांजिस्टर सैचुरेशन रीजन में है। कौन से रीजन में है? सैचुरेशन रीजन में है। अब सैचुरेशन रीजन में है तो फिर इसमें से होकर के धारा का प्रवाह होगा, अर्थात यहाँ आउटपुट करंट जो फ्लो होगी ये इसमें से होकर के फॉलो होगी कि नहीं होगी? तो इस समय ये स्विच क्या है? क्लोज्ड है। स्विच क्या है? क्लोज्ड है, बंद स्विच ये माना जाएगा। और जब इसमें से धारा प्रवाह नहीं होगा तो ये करंट यहीं रुक जाएगी, यहाँ पर ये करंट पहुँचेगी नहीं। क्लियर? अब इसको मैं एक बार जो लैंग्वेज के रूप में लिखा हुआ है उस हिसाब से आपको बता देता हूँ। देखिए, द इनपुट एंड बेस आर कनेक्टेड टू बीसीसी। भाई इनपुट को भी हमने बीसीसी से कनेक्ट किया है, मतलब इनपुट वोल्टेज को बीसीसी से भी कनेक्ट किया है और बेस से भी कनेक्ट किया है। बेस इमीटर वोल्टेज VBE जब 0.7 वोल्ट से ज़्यादा है तो क्या होगा? बेस इमीटर जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस, बेस कलेक्टर जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस, दोनों ही फॉरवर्ड बायस में हो जाएंगे। ट्रांजिस्टर इज फुली ऑन, मतलब सैचुरेशन रीजन में ये होगा। ऐसी स्थिति में जो आउटपुट पर करंट है या RL पर जो करंट होगी, RL में से बहने वाली, वो मैक्सिमम होगी। तो वो क्या हो जाएगी? मैक्सिमम करंट, कलेक्टर करंट फॉलोस IC = BCC अपॉन RL। क्यों? क्योंकि VCE का मान 0 होगा आइडल सैचुरेशन के लिए। आइडल सैचुरेशन के लिए VCE 0 होगा। वैसे 0 से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन हम आइडल कंडीशन की बात कर रहे हैं तो आइडल कंडीशन के लिए VCE 0। तो फिर IC होता है VCC माइनस VCE बटे RL, तो VCE 0 तो VCC बटे RL हो जाएगा। ऐसी स्थिति में जो आउटपुट वोल्टेज है वो क्या होगी? आउटपुट यहाँ मिलेगा तो ये आउटपुट वोल्टता VCE के बराबर ही तो मिलती है, कलेक्टर और इमीटर के बीच की वोल्टता ही है, ये 0 हो जाएगी। ट्रांजिस्टर ऑपरेट एज ए क्लोज्ड स्विच, और इस समय हम क्या कहेंगे कि ट्रांजिस्टर क्लोज्ड स्विच की तरह ऑपरेट ही कर रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि ये जब ये दोनों ही फॉरवर्ड बायस में है तो ट्रांजिस्टर ऑन स्टेट में है, तो फिर ट्रांजिस्टर में से होकर के करंट फ्लो होगी, इमीटर होकर जाएगी और वो ग्राउंड से हमने जोड़ रखा है, तो फिर वहाँ वोल्टता कितनी बचेगी? 0 बचेगी, कोई वोल्टता नहीं रहेगी। तो फिर आउटपुट आपको मिलेगा कहाँ से? नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये स्विच क्लोज्ड वाली स्थिति हमारे पास आ गई। तो ट्रांजिस्टर कैसे काम कर रहा है? एज ए क्लोज्ड स्विच। कब? जब VBE 0.7 वोल्ट से ज़्यादा हो, बस इतना ध्यान रखना है। अब यदि VBE 0.7 वोल्ट से कम है तो द इनपुट एंड बेस आर ग्राउंडेड 0 वोल्ट। इनपुट को भी और बेस को ग्राउंडेड कर दिया जाए। अब ग्राउंडेड कर देंगे तो 0 वोल्ट हो गया, मतलब जो इनपुट बेस और इमीटर के बीच की जो वोल्टता है वो 0.7 से कम हो जाएगी, 0 है तो। ऐसी स्थिति में बेस इमीटर जंक्शन रिवर्सड बायस हो जाएगा, बेस कलेक्टर जंक्शन इज रिवर्सड बायस, वो भी रिवर्सड बायस में, ये भी रिवर्स में, क्योंकि VBE या फिर इनपुट को कलेक्टर से भी तो आपने कनेक्ट कर रखा था। अब इनपुट पर ही वोल्टता नहीं तो कलेक्टर को कौन देगा? दोनों ही रिवर्स बायस में हो गए। अब ट्रांजिस्टर कौन से स्टेट में आ गया? कट ऑफ रीजन में आ गया, फुल्ली ऑफ, पूर्ण रूप से काम नहीं करेगा, ट्रांजिस्टर बंद है, ऑफ स्टेट में है, और इसको हम बोलेंगे कट ऑफ रीजन। कट ऑफ रीजन में आ गया। अब इसमें कलेक्टर करंट फॉलो ही नहीं होगी। जब ट्रांजिस्टर काम नहीं कर रहा है तो कलेक्टर करंट फॉलो नहीं होगी, IC = 0। अब IC 0 है तो आउटपुट क्या मिलेगा? अरे जो VCC था +5 वोल्ट वो कहाँ जाएगा? आउटपुट पर मिल जाएगा आपको एज इट इज। तो V आउटपुट = VCE = VCC,
और ये +5 है जिसको अवस्था आप 1 कहते हैं, तो आपको मिल गया 1, अर्थात वहाँ जो आपने एलईडी लगा रखी थी वो ऑन हो गई। और इसको हम बोलेंगे ट्रांजिस्टर ऑपरेट्स एज एन ओपन स्विच। इस कंडीशन को क्या कहेंगे कि ट्रांजिस्टर ओपन स्विच की तरह ऑपरेट कर रहा है। क्लियर? किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक हो तो आप बता सकते हो। तो आज हमने बात की ट्रांजिस्टर की स्विचिंग करैक्टरिस्टिक्स, कि ट्रांजिस्टर स्विच की तरह कैसे काम करता है। मतलब ट्रांजिस्टर के लिए जब इनपुट और आउटपुट दोनों जंक्शंस जो है वो फॉरवर्ड बायस में हो, तो फिर वो क्लोज्ड स्विच, और दोनों रिवर्स में हो तो वो ओपन स्विच की तरह काम करता है। यही तो स्थितियाँ हैं अपने को यहाँ पर देखनी थी। तो 2 स्थितियाँ हैं ट्रांजिस्टर की, ये हमने देख ली। अब पीएनपी और एनपीएन 2 प्रकार के ट्रांजिस्टर हो सकते हैं। इन दोनों के लिए जो स्विचिंग सर्किट्स हैं वो इस डायग्राम में दर्शाए गए हैं, वो आप यहाँ से देख लेना। भाई ट्रांजिस्टर तो आपका ये है, इस पर इनपुट लगाया है। अब इसी इनपुट को हमने एक नेट गेट यहाँ पर लिया है, और जिसको इन्वर्टर कह सकते हैं आप, नोट गेट हो गया ना, इसको हमने बिजली से भी जोड़ा है, और आउटपुट आप यहाँ पर मेजर करेंगे, ये एलईडी यहाँ से देख सकते हैं कब काम कर रहा है कब नहीं कर रहा है। इसका स्विचिंग सर्किट है पीएनपी का। ऐसे ही बेसिक एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए भी स्विचिंग सर्किट इस डायग्राम में हमें लिखा है। तो ये एनपीएन के लिए स्विचिंग सर्किट है, आप देख लेना, दोनों को समझ लेना। किसी को कोई दिक्कत आए तो आप बता देना। ये लॉजिक ट्रांजिस्टर स्विच है, डिजिटल लॉजिक ट्रांजिस्टर स्विच। तो ये टॉपिक अपना पूरा हुआ। नेक्स्ट डे बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।